हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब परिवार जीएस वाले एकेडमी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसे आप बाल विकास या बाल मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। यदि आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं और सीडीपी के साथ साथ टीचिंग एग्जाम के साथ आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, तो सीडीपी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस लेकर आया हूं। हिस्ट्री प्रैक्टिस के साथ हम करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और करंट अफेयर के साथ साथ निबंध जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उन पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। चूंकि हम जानते हैं कि 23 जनवरी यूपी टेट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चाइल्ड साइकोलॉजी पर प्रैक्टिस सेट पेपर। तो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पुराने क्वेश्चन सीडीपी से संबंधित है उन सभी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आप जानते हो कि एक बार पेपर लीक हो चुका है, तो थोड़ा सा हम लोग के दिमाग में ये आता है कि इस बार पेपर कैसा होगा। तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर हो। और जब इंसान की बेहतर तैयारी होती है ना, तो वो उससे नीचे वाली चीज़ों को आराम से ग्रैप्स कर सकता है। तो पेपर की तैयारी बेहतर से बेहतर, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हो सकता है सीटेट वाली चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिले। इन सभी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से मैं सत्येंद्र स्टार्ट करता हूं। तो आइए बिना फालतू बकवास करे हुए हम लोग 30 क्वेश्चन सीडीपी पे आज करते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार और सीखने में रुचि। उम्मीद करता हूं कि चार ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे होगे। 3 सेकंड वेट करूंगा। जी हां, आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आंसर आपका बेटा सीखने में स्थानांतरण बिल्कुल बिल्कुल सही है, या बॉम्बे ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। जब बेटा आप अधिगम पढ़ते हो, अधिगम यानी कि सीखना, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, तो अधिगम नामक अध्याय में वहां पर जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण नामक एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिलेगा। अधिगम का स्थानांतरण भी हो सकता है, अगर स्थानांतरण ना मिले तो अंतरण लिखा भी हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अधिगम का स्थानांतरण जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले थे आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, या अधिगम स्थानांतरण के जनक माने जाते हैं आपके थॉर्नडाइक साहब। क्या कहता है, परिभाषा सुनिएगा। अधिगम स्थानांतरण, जब भी आप लोगों ने कोई पहले कुछ सीखा है, जिसे हम पूर्व नॉलेज या पूर्व ज्ञान मान के चलते हैं, और आने वाले समय में या भविष्य में या कुछ समय बाद आप कुछ नई चीज सीख रहे हो या नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो अधिगम की स्थानांतरण की परिभाषा के अनुसार पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में, या पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है, क्या पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है, या पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, या पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में ना बाधा उत्पन्न कर रहा है, ना ही उसको हेल्प मदद कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं अधिगम का स्थानांतरण। शुद्ध भाषा में पुरानी चीज नई चीज में कितनी शिफ्ट हो रही है या मदद कर रही है, इस टॉपिक को हम अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वही बोल रहा था। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, ये है आपका पुराना ज्ञान। अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में, यानी कि नई परिस्थिति, यानी कि नई ज्ञान, तो पुरानी वाली चीज नई चीज में जब उपयोग करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट या विचारधारा को हम लोग सीखने में स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, इसी टॉपिक में अधिगम स्थानांतरण में ही आप पढ़ोगे सकारात्मक, नकारात्मक या जीरो स्थानांतरण, और इसी के रूप आप पार्श्विक हो गया, द्विपार्श्विक हो गया, क्षैतिज स्थानांतरण हो गया, और ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हो गया। और ऊर्ध्वाधर
अंतरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऊर्ध्वाधर अंतरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें हमारी तरक्की जो होती है वो इस तरीके से होती है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, यानी कि निम्न से उच्च की ओर। यानी कि इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति साइकिल से बाइक चलाना सीख रहा है या बाइक से कार चलाना सीख रहा है, ये किस टाइप का अंतरण है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो तरक्की जो साइकिल से बाइक हो रही है और बाइक से आपकी कार हो रही है, ये पूर्व से उच्च की ओर का इशारा करती है और ये आपका ऊर्ध्वाधर अंतरण का एग्जाम्पल कहलाता है। आपका ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में कईयों बार ये पूछा गया है। जब कोई भी चीज आप ज्यादा सीखो और पुरानी वाली चीज नई वाली चीज को सीखने में बहुत बेहतर तरीके से मदद करे या उच्च लेवल का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करे, तो वो आपका कहलाता है ऊर्ध्वाधर अंतरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। देखिए, अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जब आएगा ना, तो तुरंत आंसर आप लोग सीखना लगा लेना। सीखना यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेकंड का आंसर बॉम्बे आपने सीखना लगा लिया होगा। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बेटा, अधिगम यानी कि सीखना की एक परिभाषा जरूर ध्यान में रखिएगा। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा, तीन शब्द, अनुभव अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होने वाला स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। आपके व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। चलो, नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक छोटा बालक है, उसके सामने कोई लौ जल रही है या दिया जल रहा है या मोमबत्ती जल रही है, या आप अपने ऊपर एग्जाम्पल मान के चलिए। वो मोमबत्ती के पास आप जब हाथ लेके गए तो आपका हाथ उस लौ से जल गया और ये जलने का आपके पास ज्ञान प्राप्त हो गया। अब कुछ दिनों बाद आपके सामने वही लौ, वही बाती, वही दिया, वही मोमबत्ती जलती हुई देखने को मिलती है और पहले आपको अनुभव हो चुका है कि अगर यहाँ पे जाएंगे तो हमें चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है या हाथ उंगली जल सकती है। तो जो दूसरी बार आप जाओगे और अपना हाथ वहां पर नहीं ले जाओगे, क्यों? क्योंकि पहली बार आप जलने का अनुभव कर चुके हो कि हाथ लेके गए थे, एकदम से पीछे करना पड़ा था, जल गए थे आप, तो दूसरी बार आप ले नहीं जाओगे। यानी कि आपके व्यवहार में उस लालटेन या उस उद्दीपक के प्रति, आपके व्यवहार में उस विषय वस्तु के प्रति परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन बेटा ध्यान रखना सकारात्मक होना चाहिए। और ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी को बोला जाता है परिमार्जन। अब मन में आता होगा ये सर ने परिमार्जन शब्द का प्रयोग क्यों किया। बेटा, परिमार्जन का अर्थ होता है कि एक उद्देश्य और एक प्रगतिशील परिवर्तन। क्योंकि जो भी हमारे में परिवर्तन अधिगम जो होगा, सीखेंगे भाई, उसका कोई उद्देश्य या एक प्रगति या कोई एक दिशा तो होनी चाहिए। तो जो उद्देश्य, प्रगति और दिशात्मक परिवर्तन आपका परिमार्जन कहलाता है और यही आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। बेटा, यहां पर एक शब्द है व्यवहार, और नीचे ही मैंने पूरा शब्द नहीं लिखा, व्यवहारवाद लिख दिया। अगर आपसे कोई बोले कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या व्यवहारवाद का जनक कौन है, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था। उनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान रखना, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी उनकी बहुत फेमस पुस्तक है जहां पर उन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया।
लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो आपके जेबी वॉटसन का नाम आएगा, जो कि व्यवहारवाद के जनक भी हैं। देखिएगा, दो चीजें बोली हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब मन में एक सवाल आता होगा, यार व्यवहार क्या होता है और व्यवहारवाद क्या होता है। दोनों को संक्षेप में मैं आपको समझाता हूं। आप अखबार पढ़ते हो तो पिछले कुछ समय से एक शब्द बहुत देखते मिलता होगा, और राष्ट्र। और राष्ट्र नहीं, वो राष्ट्रवाद लिखा रहता है। एक है राष्ट्र और एक है राष्ट्रवाद। एक होता है भौतिक, दूसरा होता है भौतिकवाद। यानी कुछ तो अंतर है। जहां भी अंत में वाद जुड़ जाता है, तो वाद का अर्थ होता है नियम या सिद्धांत। यानी कि व्यवहारवाद वो सिद्धांत है, वो नियमों का संग्रह है, जहां व्यवहार से संबंधित जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी सिद्धांत बनेंगे किताबों में, वो व्यवहारवाद कहलाएंगे। जबकि जो हम लोग टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये व्यवहार कहलाएगा। हो सकता है व्यवहार करते करते लोग ने कुछ व्यवहार से संबंधित नियम बना दिए होंगे। जो नियम बनेंगे व्यवहार से संबंधित सिद्धांत के रूप में, वो व्यवहारवाद कहलाएंगे आपके। दोनों में माइनर सा हल्का हल्का डिफरेंस है। यानी कि व्यवहारवाद सिद्धांत कहलाएगा आपका। व्यवहार से संबंधित, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जानवर के व्यवहार का अध्ययन हो, उस पर विस्तार से जो सिद्धांत प्रतिपादित करना, वो कहलाएगा व्यवहारवाद। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये अब सांख्यिकी के क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे। चौथे क्वेश्चन में बेटा खाली स्थान देखने को मिल रहा होगा। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता। बेटा प्रत्यय का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट। और कैसे कॉन्सेप्ट? अमूर्त। अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी चीज जो हमें दिखती नहीं है, उसको हम अमूर्त थिंकिंग के नाम से जानते हैं। अब भाई, जो चीज नहीं दिखती, हमें नहीं पता, नहीं देखी, उसमें तो दिमाग ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। जो चीज सामने है उसके बारे में तो बता सकते हो, जो चीज सामने नहीं है तो उसके बारे में सोचना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा आपको। तो वही आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। क्या पिछड़े हुए बालक ऐसा कर पाएंगे? नहीं। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक कर पाएंगे? नहीं। एक आंसर तो होगा ही होगा, यानी कि प्रतिभाशाली, गिफ्टेड। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू 140 होता है, तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों का अमूर्त चिंतन बेहतर होता है। वो जो चीजें नहीं दिखती हैं, उसको भी अपनी दिमाग की कल्पनाओं के माध्यम से सोचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रतिभाशाली आपने बिल्कुल सही लगा लिया होगा। और प्याजे के अनुसार, जो प्याजे की जो चौथी अवस्था है, जो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक चलेगी, उस चौथी अवस्था को अमूर्त चिंतन का नाम ही बोलते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक अवस्था। और अमूर्त या औपचारिक का अर्थ प्याजे ने बताया था, जहां पे दिमाग का बहुत ज्यादा प्रयोग होना। ठीक है, ये वहां पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी पॉइंट पे आए, तो चौथे का आंसर आप लोगों ने सेकंड लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने 5वें नंबर पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? यूपी टेट में मापन, आकलन, मूल्यांकन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मुद्दे पर आए, कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? भाई आंसर आ रहा है, चलिए मैं बताता हूं। देखिएगा, मूल्यांकन का प्रकार निर्माण भी होता है। निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्टिव। निर्माण ना हो तो रचनात्मक भी बोल सकते हैं।
रचनात्मक। दूसरा योगात्मक यानी समेटिव, योगात्मक यानी समेटिव, निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, और चौथा ऑप्शन है CCE। पढ़ लेता हूं, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो मूल्यांकन का प्रकार होता ही है। ये ऑप्शन आपका गलत है। मानक जो होता है ना, मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं होता बेटा। मानक जो होता है ना, वो एक उत्तम या एक वैध परीक्षण या एक बेहतर टेस्ट होने की विशेषता होती है कि ये जो हमने कक्षा में टेस्ट लिया, या जो यूपी टेट या सीटेट ने जो टेस्ट लिया, उसके कुछ स्टैंडर्ड हैं, वो स्टैंडर्ड बनाना वो कहलाता है मानक। यानी कि जो प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी है आपकी। ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है आपका, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा निर्माण और योगात्मक के बारे में भी बता देता हूँ। बेटा निर्माणात्मक वाला बेहतर होता है, क्योंकि ये साल भर चलने वाली क्रिया है। ये वैसा नहीं है जैसे अपन लोग पढ़ते थे कि हाफ ईयरली 6 महीने बाद हो गया और फिर 12 महीने बाद अंतिम परीक्षा हो गई और दोनों को जोड़ के रिजल्ट आ जाता था। ये निर्माण में नहीं होता। निर्माण में सतत रूप से आपका परीक्षण होता रहता है। जो भी कमियां हैं उनको हम लोग कमियों को देखकर उनका निदान करने की कोशिश करते हैं, दवाइयों के माध्यम से। दवाई नहीं, उपचार करते हैं। यहाँ पर जो भी उसमें एरर होगा उसको दूर करेंगे समय समय पर। इसलिए निर्माण वाला बेहतर होता है आपका। जबकि योगात्मक तो वही है जो एंड में हमें बताएगा कि भाई कितने नंबर लेके आए, हाफ ईयरली में कितने आए आपके, फाइनल में कितने आए। अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा की तरह योगात्मक होता है, जो एंड में आपके अंक, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आए, कितने अंक आए, फर्स्ट आए, कितने अंक प्राप्त हुए, ये योगात्मक है। ये बेहतर नहीं मानते क्योंकि इसमें सुधार संभव नहीं होता। सुधार तो निर्माण वाले में होता है, क्योंकि ये सतत आपका चलता रहेगा। कोई क्विज टेस्ट करा दिया, हफ्ते भर में टेस्ट करा दिए निर्माण वाले में, 1 महीने में टेस्ट करा दिए, इससे हमें पता चल सकता है कि टेस्ट में पास फेल होगा, कोई कम आएंगे तो उधर से वहां पर हम उसकी कमियों को दूर कर सकें। और CCE आप जानते ही हो, व्यापक मूल्यांकन है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके मूल्यांकन के प्रकार हैं। जबकि मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता। मानक होता है एक बेहतर टेस्ट या एक बेहतर परीक्षण, या 23 जनवरी को होने वाला जो एक टेस्ट जो होगा उसके कुछ अपने स्टैंडर्ड होंगे, उसके उसके कुछ मानक होंगे। अगर मानक नहीं होंगे तो बच्चा कैसे विश्वास जगाएगा, विश्वास उस टेस्ट के प्रति आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पांचवे का आंसर आपने ए लगा लिया होगा, क्योंकि ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। आइए चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है एक बालक है जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है। उसके पास होता है, बेटा ध्यान रखना, इसका आंसर आप निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास लगाएंगे। वो क्या चाह रहा है कि उसका जो शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रकट कर रहा है। देखिएगा, परिहार शब्द का प्रयोग नहीं करते, उपागम शब्द का प्रयोग करेंगे अभिविन्यास के साथ। निपुणता तो कुछ है ही नहीं, निपुणता की बात नहीं करता। कार्य परिहार बिल्कुल हमने बोला बिल्कुल नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हमें निष्पादन की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये आपका निष्पादन उपागम इसका आंसर होगा। छठे का आंसर फोर्थ आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक का जो ज्ञान है और शैक्षणिक दक्षता की इच्छा प्रकट कर रहा है, यानी कि निष्पादन की बात हो रही है। और निष्पादन अभिविन्यास में उपागम हम लोग लेंगे, परिहार शब्द कोई वैल्यू नहीं देता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छठे का आंसर आप डी लगा लिए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन पर प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि
सीटेट में मैंने आपसे कहा था कि कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, जीन पियाजे, इनको पढ़ के जाना। और ध्यान रखना कि यूपी टेट में से भी इन 3 से प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। और मैं सभी से बोलूँगा कि भाषा और नोम चॉम्स्की फिर से थोड़ा-सा एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि रिपीट करेगा यहाँ से क्वेश्चन। संभावना है, आ सकता है, तो क्यों छोड़ के जाएँ? और बुद्धि छोड़िएगा मत, ठीक है? बुद्धि ना होते हुए भी पूछ लेते हैं वो आपकी बुद्धि के लिए पूछ लेता है कि आपके अंदर कितनी है। आइए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, समस्या समाधान करनी है और ये तरीका विद्यार्थी को मज़ेदार बनाने में मदद नहीं करता। देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन देखिए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों, ये तो अच्छी बात है, तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। भाई अच्छा खासा ऑप्शन बन रहा था आधा। स्वयं से करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन आपने तो बच्चे के ऊपर बोझ बढ़ा दिया। यशपाल समिति बोलता है ना कि बच्चे का बस्ते का वजन कम करना चाहिए आपका, बोला है ना यशपाल समिति ने। और आप उससे उम्मीद लगाए बैठे हो। यार उम्मीद नहीं लगाओ आप उससे। जब विद्यार्थी स्वयं से कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना कि भाई ये तो कर ही लेगा। आधा सही है, आधा सही नहीं कह रहा। अपेक्षा नहीं करना है, यानी कि ये तो यही पूछ रहा है, मजेदार नहीं बनाएगा। अब एक काम करते हैं, हमने आंसर तो निकाल लिया 7वें का, 3 और पढ़ लेते हैं। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। मुक्त का अर्थ समझ रहे हो ना? एक मुक्त होता है, एक होता है बंद होता है। बंद वर्ड कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बंद हमेशा अभिसारी चिंतन कहलाता है। और बालकों की वृद्धि में अभिसारी चिंतन उतना बेहतर नहीं होता। हमेशा चीजें बंद नहीं, खुली हुई होना चाहिए। चिंतन खुला हुआ होना चाहिए। इसीलिए चिंतन अपसारी बेहतर होता है, क्योंकि वो ओपन होता है, जिसमें किसी प्रश्न या विषय वस्तु के उत्तर एक ना होकर बहुत सारे हो सकते हैं और हमें तरीके से चारों दिशाओं में सोचने का मौका मिल सकता है। अपसारी चिंतन में, जिसे आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं, जिसे मुक्त भी बोल सकते हैं। मुक्त यानी कि ओपन। तो सेकंड ऑप्शन देखिएगा, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। ये तो सही ऑप्शन है भाई। ये तो मजेदार बनाएगा ताकि बच्चे का दिमाग चारों दिशाओं में दौड़ेगा। अब सारी चिंतन की बात कर रहा है। मुक्त खेल के लिए समय देना, ये भी सही है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देना, ये तो बिल्कुल सही है। और ध्यान में रखना, सृजनात्मक में ही हम लोग अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं। अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स, जब बॉक्स खुलेगा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में चिंतन करेगा। सृजनात्मक चिंतन में अपसारी चिंतन प्रयोग की, ठीक है, अपसारी चिंतन प्रयोग किया जाता है। और अपसारी चिंतन हमारी थिंकिंग को, समस्या सॉल्विंग को सॉल्व करने में ज़्यादा मदद करेगा। हम एक आंसर पे नहीं टिकते, चारों दिशाओं में सोच सकते हैं। यानी कि चौथा आंसर बिल्कुल सही है। 2-3 बिल्कुल सही जा रहा, तो कोई एक गलत होगा, एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वो आधा सही बोल रहा था, अपेक्षा कर बोल दिया, वो आपका गलत हो गया, यानी कि गलत ही पूछा था। 7वें का ए आंसर आपका बिल्कुल आपका ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए 8वां क्वेश्चन पर है, प्रवेश कर रहे हैं बेटा। खाओ पियो सर्दी में मस्त रहो, कपड़े पैक वैक होके रहो। देखो मैं भी आपके सामने बिल्कुल 12:30 बज रहे हैं, अगला दिन लग गया है, नया दिन लग गया है, लेकिन अंधेरा है अभी तो भाई, ठीक है, लेकिन मेरे लिए मॉर्निंग ही है आप लोगों के प्रति। तो भाई आपके लिए इस समय वीडियो बना रहा हूँ, तो एक तो अपेक्षा रख सकता हूँ मैं कि आप चैनल को हमारे लाइक शेयर करें और पूरा देखेंगे ना, तभी बात समझ में आएगी।
कंप्लीट वॉच कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप वीडियो देखें, स्टार्टिंग में खोला आप लाइक कर दीजिए, जब तक आप पूरी चीज़ें देखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, इसलिए पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगता, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगता कहलाती है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन। शब्द पकड़ना, गतिक कौशल। जब आप अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसऑर्डर या अधिगम निर्योग्यता, यानी अधिगम करने में आप योग्य नहीं हो पा रहे हो, इसलिए उसको अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता के नाम से, लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हो, वहां कुछ आपने डिजीजेस देखी होंगी जो बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो वो गतिक कौशल से संबंधित पूछ रहा है। पहले तो मैं सारे आंसर लगा दूं। देखो चौथा ऑप्शन होगा नहीं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमारी पढ़ने से संबंधित बीमारी है। डिसलेक्सिया हमारे पढ़ने से संबंधित बीमारी है। तारे जमीन पर मूवी का ईशान अवस्थी, उसको शब्द जो है उल्टे सीधे नजर में आते हैं, शब्द समझ में नहीं आते, वो कुछ उल्टा सीधा समझ में आते हैं, शब्द पढ़ने में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल दूं डिसलेक्सिया का, मान लेते हैं ये टॉप लिखा हुआ है, एक ही एग्जाम्पल देंगे, है तो बहुत सारे। टॉप को वो पॉट कर दिया उसने, क्योंकि उसको शब्द समझ में नहीं आ रहे, उल्टे नजर, पलटे हुए नजर में आते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये गॉड लिखा था, तो गॉड का उल्टा उसको डॉग नजर आएगा उसको। इस ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके डिसलेक्सिया के, यानी कि पढ़ने या पठन संबंधित। ठीक है, ये आंसर आपका नहीं है। एक चीज और बताऊंगा, कोई व्यक्ति जब पढ़ नहीं पा रहा, शब्द ही उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लिखेगा क्या? ढंग से लिख भी नहीं सकता। ध्यान में रखिए मैं क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूं। और नहीं लिखना, ग्राफिया, ग्राफिया याद आ रहा होगा आपको। चलिए, डिसकैलकुलिया हो गई नहीं, ये गणित अंक गणना से संबंधित है, यानी कि इसका सही आंसर फर्स्ट या सेकंड में से है। और मैं आपको इसका अब आंसर बताऊंगा, डिस्प्रैक्सिया बिल्कुल सही है। और ये एग्जाम के लिए वाकई में महत्वपूर्ण है। डिस्प्रैक्सिया नामक डिजीज क्या बताया गया है? डिस्प्रैक्सिया हमारा शरीर यानी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, अगर उसमें गतिक कौशल ना हो, यानी कि हमारे शरीर की जो गतिक मांसपेशियों पर नियंत्रण ना हो, या हमारे शरीर जो है उसकी जो एक्टिविटी है, जैसे लिखने में लिख नहीं पा रहे हम, ठीक है, या हम लोग दौड़ना, भागना, चलना फिरना, सुई में धागा ना डाल पाना, मोजे फीते ना बांध पाना, फुटबॉल से किक मारने की कोशिश करो तो वो ढंग से ना कर पाना, यानी कि शरीर की मांसपेशियों में आपस में सामंजस्य ना होकर नियंत्रण नहीं हो पाता, इसलिए वो किसी गतिक कौशल को सही तरीके से नहीं कर पाता। और गतिक कौशल में मैंने आपको इतनी सारी चीजें बोली जिसमें मूवमेंट हो मांसपेशियों का, दौड़ना, भागना, फुटबॉल की किक ना मार पाना, सुई में धागा ना डाल पाना, इतने सारे एग्जाम्पल। फुटबॉल की किक मारने की कोशिश करेगा, लात मार रहा है लेकिन पैर कहीं और जा रहा है। ये सारे के सारे आपके गतिक कौशल के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ 8वें का आंसर आप बॉम्बे सेकंड लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 9वां क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर की बात कर रहा है। कोई बालक अधिगम योग्य नहीं है, निर्योग्य है, तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता। भाई, ईशान अवस्थी को आमिर खान ने सही करा था, तो लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम अक्षमता सही की जा सकती है। भाई आप टीचर हो, अगर कोई डिसऑर्डर है तो आप उसकी समस्या का समाधान करने के लिए तो हो, और आप ये बोलो कि समुचित निवेश, आपने बच्चे पर समय दिया और सुधार योग्य नहीं होती, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये तो हो नहीं सकता। 90 का पहला एक स्थिर अवस्था है, नहीं, बदलाव होता है। यह एक चर अवस्था है, ध्यान में रखिएगा। यह एक
चर अवस्था है, समय परिस्थिति के अनुसार इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर वो फिक्स हो गई तो वो सही नहीं होगा आपका, ध्यान में रखिएगा। तो अधिगम निरयुक्ता एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि ये कार्य पद्धति की हानि करे, कोई मैचिंग ही नहीं है चौथे ऑप्शन का, तो ध्यान में रखिएगा। अधिगम निरयुक्ता एक चर अवस्था है, ध्यान में रखेंगे। नवा आंसर। चलिए अब देखते हैं 10वें पे। इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? भाई समस्या समाधान करना है, और समस्या समाधान में भाई दिमाग लगता है बहुत, ठीक है। तो बोल रहा है कि अन्य सभी इनमें से किसके अतिरिक्त, यानी कि एक नहीं है बाकी हैं समस्या समाधान से संबंधित। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना। कोई भी समस्या हमारे सामने है तो पहले तो पहचान ही होना चाहिए कि ये समस्या की पहचान, और समस्या को सॉल्व करना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, बांटोगे, और तमाम रास्ते संभावित युक्तियों को खोजना कि अरे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये युक्तियां ही तो हैं, ये नहीं तो ये तरीका समस्या समाधान में। यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल सही है। जबकि परिणामों की आशा ना करना ये समस्या समाधान में शामिल नहीं होगा। सबसे पहले आपके सामने कोई समस्या, और समस्या होगी तो उसकी पहचान होना चाहिए, फिर पहचान कर लोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में युक्तियों के माध्यम से करना। परिणाम की चिंता ना करो, परिणाम की आशा नहीं करो, ये आपका शामिल नहीं होता। यानी कि 10वें का ए आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही है। चलिए 11वें में हम लोग प्रवेश करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षा के एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, जो शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करा के अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है। भाई नियामक जैसे शब्द तो होने ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ध्यान रखना। नियामक यानी कि बॉस, बच्चों को रेगुलेट कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है टीचर, नहीं। एक प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक हो, नहीं, नियामक नहीं। समावेशन को हतोत्साहित करता है, नहीं। आवृत्ति को बढ़ा देता है। अब तीसरा और चौथा देखिएगा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। प्रगतिशील हो चाहे बाल केंद्रित हो, इन सभी का उद्देश्य समावेशन को बढ़ावा देना होता है, और टीचर कभी बॉस नियामक नहीं होता। वो बात अलग है कि टीचर ही एक्टिविटी को शुरुआत कराएगा, लेकिन वो बॉस नहीं है, नियामक नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रगतिशील कक्षा में। और ये ऊपर के तो नेगेटिव आंसर मिल रहे हैं, और हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रगतिशील हो, चाहे बाल केंद्रित शिक्षा हो, चाहे एनसीएफ हो, हम खोज को ही सबसे ज़्यादा बल देते हैं। 11वें का चौथा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीएफ अपने मॉडल में बोलता है कि बच्चे स्वयं खोजबीन के द्वारा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट या रचना का निर्माण करके स्वयं करते हैं। तो खोज को प्रोत्साहन देना बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। 11वीं का आंसर चौथा बिल्कुल सही है। और जो मैंने बोला ये चौथा वाला ध्यान रखना, किसी ना किसी रूप में लेव वाइगोस्की या जीन प्याजे से संबंध करके बोल सकता है, क्योंकि दोनों ही ये बोलते हैं कि बच्चे स्वयं अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, माहौल मिले, वातावरण मिले तो वो नॉलेज को खोज के द्वारा बना सकते हैं। क्योंकि प्याजे बोलते ही है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, उसको छोड़ दो खुला, स्वयं तोड़ मोड़ के, जोड़ मड़ोड़ के अपनी ज्ञान बना देगा। बट टीचर जो है एक गाइड की तरह है, सुगम करता जिसे बोलते हैं, फैसिलेटर, ठीक है, बॉस नहीं है। उम्मीद करता हूं 11वें का आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा, चौथा बिल्कुल बिल्कुल सही है। गार्डनर साहब आ गए भाई, चलिए गार्डनर को देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए बच्चा 1983 में गार्डनर ने अपना सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत। इनकी एक बहुत फेमस किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, यही है फ्रेम्स ऑफ माइंड में ही इन्होंने अपना बहुबुद्धि सिद्धांत बताया, जहां पर इन्होंने बुद्धि के स्टार्टिंग में 7 प्रकार बताए थे।
बाद में 2 और जोड़े तो वर्तमान में स्टेट एग्जाम के लिए 9 ध्यान में रखना। जब सीटेट का होता है तो 8 ध्यान में रखेंगे। नवा अभी वर्किंग में है, हम लोग तो स्टेट में 9 काउंट कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा जो बिल्कुल सही माना जाता है उसमें 8 बताएं। नवा वाला अभी रिसर्च में है, काम चल रहा है, यानी गार्डनर साहब जिंदा हैं, बहुत बड़ी बात है ये तो। चलिए ध्यान रखिएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि उनकी बुद्धि बहुबुद्धि है, एक प्रकार की नहीं 8 प्रकार की होती है। याद कीजिए, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, संगीतज्ञ बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ये सारे सारे कितने बताए थे हार्वर्ड गार्डनर ने। और हार्वर्ड गार्डनर बोलता है कि किसी भी बच्चे में जो बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर हम पालन कराएं तो उसमें इन 8 में से कोई ना कोई एक बुद्धि तो ज्यादा होगी ही होगी, क्योंकि बुद्धि एक ना होकर बहुबुद्धि होती है। बस बालक की क्षमताओं को जानिए आप। अगर आपको पता चल गया ये वाली बुद्धि ज़्यादा है, उसके अंदर संगीत से संबंधित टैलेंटेड है, तो आप उसको वो वाली बुद्धि आप प्रदान कर सकते हो सकता है बालक की सोचने की क्षमता अच्छी हो, तो गार्डनर के अनुसार 8 बहुबुद्धि है तो उसमें तार्किक बुद्धि भी है, तो आप उसकी तर्क क्षमताएं विकसित कर सकते हो सकता है बालक दौड़ने भागने में, मांसपेशियों का मसल्स बनाने में, जिम्नास्ट में बहुत अच्छा हो, तो उसकी शरीर गतिक बुद्धि को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बालक में बुद्धि का एक प्रकार नहीं 8 प्रकार होता है, और उस बालक में शरीर गतिक ज्यादा बुद्धि होगी, अन्य बुद्धियां भी होंगी लेकिन ये वाली बुद्धि ज्यादा होगी। ध्यान में रखिएगा, ऐसा गार्डनर साहब बोलते हैं। और गार्डनर ने ध्यान रखिएगा, स्पष्ट उसने बोला कि किसी भी इंसान की बुद्धि को मापने का आधार बुद्धि लब्धि आईक्यू ही नहीं होता, कि आप बोलो कि आईक्यू के पैमाने से ही हम बुद्धि नाप लें, नहीं, बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है ऐसा नहीं मानता। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़िएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अन्य टेस्ट से भी, अन्य तरीकों से भी इंसान की बुद्धि चेक की जा सकती है, अकेला आईक्यू नहीं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, गार्डनर के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह गिरना, यानी कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उस पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग करें, जिसमें 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, उन सब बातों को 8 बुद्धियों का प्रयोग का सिद्धांत ध्यान में रखिए। बी ऑप्शन सही लग रहा है, अभी पूरा देख लेते हैं। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, क्षमता है यानी कि इंसान की क्षमताएं भाग्य है। भाग्य वाग्य नहीं मानते ये सब चीजें, ये तो गलत बोल दिया गया, भाग्य वाग्य नहीं होता कुछ, ठीक है, भाग्य को नहीं मानते गार्डनर, ध्यान रखना। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाना चाहिए। भाई फिर तो बच्चा कब तक पढ़ेगा क्लास में पता ही नहीं है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीके से पढ़, 8 जो विभिन्न तरीके हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, संगीतज्ञ हैं, भाषाई है, लेकिन आप ये बोलो हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ा ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके, टोटली रॉन्ग। तीसरा चौथा बिल्कुल रॉन्ग है, और केवल बुद्धि से ही नहीं, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यही है, किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। 12वें का आंसर बी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग 13वां, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मान लेते हैं हम सीख रहे हैं, मेरे सामने कोई आ जाए और वो व्यक्ति मुझे पसंद है, हम लोग बोलते हैं ये उसकी कॉपी कर रहा है। देखिए इस तरीके से ना बोले, किसी को देख के सीखना, वो अनुकरण करना कोई गलत काम नहीं है, ध्यान रखिए। तो सीखने की प्रक्रिया अनुकरण के द्वारा प्रभावित होती है, प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम लोग सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, प्रशंसा और निंदा से भी हमारी प्रक्रिया प्रभावित होती है, यानी कि सभी आपके होंगे, ध्यान रखना, सभी आपको प्रभावित करते हैं सीखने में। प्रशंसा भी करती है, निंदा भी करती है। निंदा को नेगेटिव मत लीजिएगा, निंदा भी काम की चीज़ें रहती हैं, गलत चीज़ें जो होती हैं हट जाती हैं निंदा से, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ गलत एक्टिविटी हो और हम उसकी थोड़ी सी उसको डांट दें
या कोई कुछ कर दें तो वो चीज़ हट जाएगी, फालतू की चीज़ उसके अंदर है, तो ये भी प्रभावित करता ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें का आंसर सभी। अब 14 पर हम लोग प्रवेश करेंगे। 14 में देखिएगा, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? मोटिवेशन। मैं कक्षा में सबको मोटिवेट करना चाहता हूं, ठीक है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी? बालक की व्यक्तिगत का आदर करना। ये कहीं से नेगेटिव तो है नहीं है, हम खुद ही चाहते हैं। हर बालक अलग है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का हमें सम्मान करना ही चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, आदर करना चाहिए। कोई पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा है, कोई दक्षिण भारत से आ रहा है, कोई आपका जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई आपका प्लेन समतल मैदान से आ रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से आ रहा है। हर की भाषा, हर की बोली, हर का खान पीन अलग अलग है, व्यक्तिगत भिन्न है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पुरस्कार एवं दंड मोटिवेशन में बिल्कुल काम में आता है। प्रशंसा और भत्सना, उपरोक्त सभी बिल्कुल और बिल्कुल। प्रशंसा भी, पुरस्कार भी और दंड भत्सना भी आपके उपयोगी माने जाते हैं। सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? उपरोक्त सभी ध्यान में रखिएगा। पुरस्कार एवं दंड। दंड देखो, पुनर्बलन देखा होगा ना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। और पुनर्बलन है क्या? बालक की क्रिया विधि बढ़ जाती है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। अब कोई बालक के अंदर गलत चीज है तो उसको हटा देना या दंड दे देना, तो दंड दे देंगे, उसको डांट देंगे, मारना नहीं है, मारना नहीं है। उसकी गलत चीज में हमने बोला ऐसा नहीं करना है, तो वो जो नकारात्मक चीज होगी उसके अंदर वो हट जाएगी, वो मोटिवेशन के रूप में ही काम करेगी। ध्यान रखिएगा। प्रशंसा भी करो और गलत जगह पे उसको डांटो भी, आप भत्सना भी करो उसकी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये सारे मोटिवेशन को बढ़ाने में काम में ही आएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 15वें पे प्रवेश करते हैं हम लोग। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। भाई टर्मन 90 से 110 या 90 से 100 लिखा हुआ है, ऐसे बालक को सामान्य बालक मानता है। सामान्य यानी कि एवरेज या औसत, ठीक है। उम्मीद करता हूं सही आंसर आप लगा लिए होंगे। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत, मैं यहाँ पर स्टैनली हॉल बोलूंगा। स्टैनली हॉल, जिन्होंने एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी, त्वरित विकास का सिद्धांत दिया, जिसे किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जिसे बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और स्टैनली हॉल का विज्ञान जो है वो आपका किशोरों का मनोविज्ञान से संबंधित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आपका डी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपने सही आंसर लगा लिया होगा। हॉल यानी कि स्टैनली हॉल है वो, ध्यान रखिएगा। 17वां हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 17वां क्या बोलता है। निम्न में से समस्या समाधान को कौन बाधित नहीं करता? भाई कोई समस्या आ गई, आप उसको समाधान करना चाहते हो तो दिमाग तो लगेगा भाई। मेरे ही सामने कोई गणित की समस्या आ गई तो समाधान कर रहेगी। ध्यान से सोचना, पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ। भाई सूझबूझ करोगे तभी तो समस्या का समाधान होगा। सूझबूझ लगाओगे तभी तो समस्या का समाधान होगा। यानी कि ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, ये तो समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि यानी कि सूझबूझ समस्या को समाधान करने में मदद करता है, ये बाधित नहीं करता। यानी कि 17वें का पहला ही ऑप्शन सही है। ये तो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता बल्कि समस्या समाधान को हल करने में मदद करेगी। आपकी सूझबूझ, कोहलर वाला प्रयोग, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ का मानसिक प्रारूप, ऑप्शन बी देखो। भाई आपने दिमाग में मेंटल सेट बना लिया कि नहीं यही चीज है, जरूरी कि वही चीज सही हो किसी समस्या को सॉल्व करने में। ये तो समस्या समाधान को बाधित कर सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने जो सेट करा हो मेंटल में वो चीज़ सही हो किसी समस्या को सॉल्व करने का। हो सकता है पड़ोसी वाले ने जो सोचा हो वो सही हो। मोर्चाबंदी निर्धारण,
पहले से निर्धारण कर दो मोर्चा बिंदी, दैट इज द नेगेटिव वर्ड आपका, यानी कि बिल्कुल आपका 17वें का ए आपका सही है, बाधित नहीं करता। बाकी सब जो होंगे बाधित ऑफकोर्स करते हैं आपके। चलिए अब 18वां देखते हैं हम लोग। मैंने बोला था टाइम लग ही जाता है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखाना सिखा रही है। बहुत अच्छी बात है, पूर्व चीजों से जोड़कर। तो वह क्या कर रही है, पढ़ते हैं। वह बच्चे की पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दैट ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नजर आ रहा है, पढ़िएगा। बी ऑप्शन देखिएगा, वह बच्चे को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। गलत है, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, गलत इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑप्शन, गलत। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। बिल्कुल ये कह ही नहीं रहा ये सब। थर्ड भी बिल्कुल नहीं। वह बच्चे को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। सामर्थ्य तक तो ठीक था, आप उसको स्मरण याद कराने की बात कर रहे हो, वो तो टोटली गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है स्मरण, मेमोरी वेमोरी तो बेकार चीज़ है, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ टोटली रॉन्ग। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे की पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, जोड़ के पढ़ा के, यानी कि 18वें का आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग 19 को एक बार देखते हैं। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार। नहीं भाई, जातीय विचार नेगेटिव, एक अकेला नहीं है। बुद्धि में अभी थोड़ी देर पहले वरना वही बुद्धि है, अपने अंदर इतनी प्रकार से हो सकती है। बुद्धि असंख्य तत्वों से बनी है, असंख्य योग्यताएं हैं, ध्यान रखना। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ये तो दूसरों को अनुकरण करना तो आपका व्यवहार अधिगम से संबंधित है, एक विशिष्ट योग्यता नहीं भाई। विशिष्ट ही कौन सीखते हैं, सामान्य भी सीखते हैं। बुद्धि सारी चीजों का एक समुच्चय है, ध्यान रखना। 19 का आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। एक अकेला नहीं होता, दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता नहीं होती, विशिष्ट नहीं, विशिष्ट के साथ सामान्य भी होगा। और ये सभी चीजों का एक समुच्चय है आपका, ध्यान रखना। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। एक की बात करो तो टोटली गलत हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन लग रहा है कि इस सेट पेपर में नहीं हो पाएगा, कि लेंथी होना चालू हो गया भाई। अपलोड में दिक्कत हो जाती है मुझे, बहुत लंबा खिंच जाता है, मैंने आपसे पहले ही बोला। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है, मैंने बोला ना। लैंग्वेज का पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, जहाँ पर लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स ये चीज़ें तीनों जो हैं साइकोलॉजी में मदद करेंगी ही। हिंदी की पेडागॉजी सॉल्व करो, संस्कृत की इंग्लिश की सॉल्व करो, तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपका चॉम्स्की को तो भूलना मत। क्योंकि अगर लैंग्वेज का कर लिया तो साइकोलॉजी का अपने आप कवर कर लोगे वहाँ पर। नॉम चॉम्स्की का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, निरपेक्ष, अति संवेदनशील। ध्यान रखेंगे भाई, भाषा सब सीखने का सबसे महत्वपूर्ण काल पूर्व बाल्यकाल या प्रारंभिक बचपन। आप ध्यान रखना, पूर्व बाल्यकाल जो होता है आपका सबसे बेस्ट माना जाता है। 2.5 से 5-6 साल तक जो होता है पूर्व बाल्यकाल, 3 से 6 जो होता है ना पूर्व बाल्यकाल, बेस्ट माना जाता है भाषा सीखने के लिए। और नॉम चॉम्स्की तो बोलता भी है 5 वर्ष जो होता है ना, एक उनका एक पॉइंट बताया गया, 5 वर्ष तक बच्चा अपने भाषा के अधिकतम शब्द सीख जाता है आपका। क्योंकि जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी, बालक की जो मशीन है उसकी भाषा सीखने की क्षमताएं घट जाती हैं, नॉम चॉम्स्की के अनुसार। तो भाषा सीखने का प्रारंभिक बचपन सबसे संवेदनशील समय है, और ये प्रारंभिक बचपन यानी कि पूर्व बालकाल 3 से 6 वर्ष। आपके मन में आ रहा होगा LAD क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जो हमारे मस्तिष्क में काल्पनिक मशीन है, कुछ नहीं होती, बस काल्पनिक है चॉम्स्की के अनुसार।
ये भाषा अधिग्रहण यंत्र हर मनुष्यों में होता है, मनुष्यों में, मानव में, जानवरों में नहीं। और ये जो यंत्र होता है, ये यंत्र के माध्यम से ही हम वातावरण में जो होता है देखकर सुनकर भाषा को अर्जित या ग्रहण करते हैं। और ये मस्तिष्क में मशीन हर व्यक्ति के पास है काल्पनिक रूप से। तो बोलता है चॉम्स्की, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्यों? मनुष्य में एक मशीन होती है, भाषा सीखने की क्षमता होती है। लेकिन ये नहीं बोलता कि भाषा पेट से लेकर पैदा हुआ या जन्म से लेकर पैदा हुआ। भाषा वो सीखता है, अर्जित करता है, ग्रहण करता है वातावरण में। उसके अंदर मशीन होती है जन्मजात, ध्यान रखिएगा, LED। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की क्रिया हम लोग अगले सेट पेपर में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अब आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, 21 है, मुझे लगता है इसको करा देना चाहिए। समय देखता हूँ मैं, 50 मिनट का हो चुका है। अगला देखते हैं, देख लेते हैं। चलिए, आपकी बात सर आंखों पर। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार कौन सा सही है? भाई, कनाडा का रहने वाला अल्बर्ट बंडूरा, जिसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसके सिद्धांत को अनुकरण के माध्यम, प्रेक्षण या अवलोकन, प्रेक्षण और अवलोकन एक ही होता है, प्रेक्षण, अवलोकन या निरीक्षण, ये सारे के सारे शब्द अल्बर्ट बंडूरा है। किसी को देख कर अनुकरण के द्वारा वातावरण समाज में सीखता है, देखकर अनुकरण के द्वारा, देख के अवलोकन के द्वारा, किसी के देख को निरीक्षण के द्वारा, निरीक्षण अवलोकन यानी कि प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन के द्वारा समाज में सीखता है। ध्यान में रखिएगा। और ये सिद्धांत बंडूरा ने दिया। इतना ही नहीं, अल्बर्ट बंडूरा मॉडलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। मॉडलिंग का अर्थ रैंप वॉक नहीं, मॉडलिंग का अर्थ जब हम समाज में कुछ सीखते हैं तो किसी ना किसी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। रोल मॉडल का अर्थ में समझ रहे ना, उसको देख कर, उसके व्यवहार को वातावरण में, समाज में उसको देख कर उसको अनुकरण के माध्यम से हम कोई चीज प्रेक्षण के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मॉडलिंग का शब्द प्रयोग करने वाला अल्बर्ट बंडूरा था। मॉडलिंग शब्द प्रयोग करने वाला आपका अल्बर्ट बंडूरा था, जो वो बोलेगा कि हम समाज में मॉडलिंग के द्वारा, मॉडलिंग यानी कि किसी को देख के अनुकरण के द्वारा सीखने का कार्य करते हैं। यानी कि 21 का आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। बहुत सारी व्याख्या हो सकती है आपका अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित, तो हम लोग अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप एक बार कमेंट करके मुझे मेरे नंबर पे आप बता दीजिएगा। आप बताएंगे तो मैं आप अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित और भी जानकारी शेयर करूंगा। वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। तो 21 22 23 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बचे हैं, हम जरूर चर्चा करेंगे। बस एक बार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए, जो भी प्रतिक्रिया है आप दिल खोल के व्यक्त कीजिए। हमारे चैनल को अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आ गया हो तो कंजूसी नहीं बरतिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूर दूर तक फैला दीजिएगा। बुंदेलखंड का नाम फेमस कर दीजिए आप लोग। बुंदेलखंड में अब आपको शिक्षण एग्जाम से संबंधित आप लोग को यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ाने का जो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप सफल बनाने में मेरा योगदान दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कोई पैसा नहीं लगता। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप जरूर करेंगे, चाहे कहीं के भी रहने वाले हो। थैंक यू, आपका फ्रेंड सतीन। धन्यवाद।